हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग CSIR नेट 2020 में जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन में जो भी रीजन आएगा, एक्सप्लेनेशन जो ज़रूरत पड़ेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको शॉर्ट किक रिवीजन में हेल्प हो पाए, जो कि 16 फेब को एग्ज़ाम होने वाला है। लाइक सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, छोटा लॉजिकल रीजनिंग टाइप का इजी क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ, जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस डिस्टेंस वाला फार्मूला से बनेगा, ये सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो देखेंगे उसके लिए जो रीजन आएगा उसको मैं इजीली एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए जो 16 फेब में एग्ज़ाम है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से है, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही है और काफ़ी सिंपल होता है। लाइक जैसे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 13 डेज। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये हिंदी में हो, आपने क्या लैंग्वेज सेलेक्ट किया था। मैं जब एग्ज़ाम देता था तो ऐसा करता था कि हिंदी सेलेक्ट करता था, जिससे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आया। और सेक्शन ए में हिंदी में किसी कोई प्रेफर करते हैं, कोई इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, तो सेक्शन ए में हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ के जल्दी सॉल्व करने में हेल्प हो जाती है। और अदर सेक्शन बी और सी को आप इंग्लिश में ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चंस को लिया हूँ। तो ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, वेयर एज सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 डेज। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। करा है कि ए और बी एक काम को 30 डेज में कर रहे हैं, सेम काम को बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं। तो, तो लिखता हूँ मैं, ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और बी एंड सी 24 डेज में कर रहे हैं, सी एंड ए 28 डेज में कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के बेस से आपको कंक्लूजन निकालना है कि कौन इफिशियंट है। लाइक ऑप्शन दिया हुआ है कि सी इज मोस्ट एफिशिएंट, बी इज लेटेस्ट लिस्ट सॉरी, बी इज मोस्ट। तो ये तीनों का एफिशिएंट निकाल लो और कंपेयर कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए एंड बी 30 डेज में एक एक काम कर रहे हैं, ओके। तो एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम करेगा, 1/30 काम करेगा। उसी तरह बी एंड सी, बी प्लस सी 24 डेज में एक एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/24 करेगा। उसी तरह सी प्लस ए कितना करेगा, 28 डेज में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/28 काम कर देगा। तो आपको अब क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे वो निकालना हो। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2a प्लस बी प्लस सी एक काम को, सॉरी एक दिन में 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/28 काम करेंगे, ठीक है। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना हो, ए प्लस बी ये ऐड किए तो हम लोग कितना हो गया, इसका डबल आ गया ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है एक दिन का काम, तो इसमें 1/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल गया। अब यहाँ से आपको ए का एक दिन का काम निकालना हो, बी का निकालना हो, तो ए का निकालना हो तो बी प्लस सी वाला आपको माइनस कर देंगे एक दिन का काम इसमें से, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ से, बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना हो तो, सॉरी ए का एक दिन का काम निकालना हो तो इतना माइनस कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का माइनस कर दो 1/24। सिमिलरली अगर बी का निकालना हो एक दिन का काम, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, सी प्लस ए का 1/28 माइनस करेंगे। उसी तरह मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, सी का निकालना हो तो इसमें कितना माइनस करेंगे, 1/30 माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे एक दिन में सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा, वो सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो सबसे ज़्यादा काम करेगा, वो कर लेंगे। तो अब देख लो कि सेम क्वांटिटी से चीज़ें माइनस हो रही है, तो 1/24 माइनस हो रहा है, 1/28 माइनस हो रहा है, 1/30 माइनस हो रही है। तो देखो कि ये छोटा वैल्यू माइनस हो रहा है, तो यानी सबसे बड़ा वैल्यू ये आएगी, यानी ए सबसे ज़्यादा काम करेगा एक दिन में, ए सबसे ज़्यादा, सॉरी छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर में है सबसे 24, तो ये वैल्यू बड़ा हो गया, बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटा होगा।
और छोटा वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू बड़ा हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सी का जो वैल्यू आएगा एक दिन का काम का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा, और 24 छोटा है डिनोमिनेटर में तो बड़ा बड़ा वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू सबसे छोटा आ जाएगा। तो यानी ए का एक दिन का काम सबसे छोटा है, तो यहाँ सी मोस्ट एफिशिएंट और ए लिस्ट एफिशिएंट, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। बस आपको वैल्यू देख लेना। एक दिन का कंपेयर हम कैसे करेंगे, एक दिन का काम निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। कोई एक दिन में एक काम कर रहा है, दो काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है, तो एक दिन में जो जितना ज़्यादा काम कर रहा है उससे हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक दिन का काम सब जगह निकाला है। ये एक दिन का काम है इतना ए का, एक दिन का काम है बी का, एक दिन का काम है सी का, इससे हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं। यही पूछ देता कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बस यही यही वैल्यू हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे पूछता ए प्लस बी। अब पूछता कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये जो वैल्यू आया वो होगा बी, यानी ए का निकालना है तो बी प्लस सी वाला एक दिन का काम को माइनस कर देने पर जो वैल्यू आता है वो होगा। या बोलेगा कि ए का काम कितने दिन में करेंगे, तो एक काम इतने दिन में, तो एक काम एक दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उतना दिन में करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गॉट इट। मतलब एक दिन में 30 काम, तो सॉरी 30 दिन में एक काम, तो एक दिन में इतना काम, तो यानी यहाँ से एक दिन में 30 काम है ना, तो ये एक काम इतना दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 24 डेज कह सकते हैं एक एफिशिएंट। यहाँ से ये फाइंड द वैल्यू ऑफ F0 निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल दिमाग में माइंड डायरेक्ट काम करना चाहिए कि F0 कैसे आएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर -2 ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू -2 ले लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ एक्स का वैल्यू -2 लेना है, तो सब जगह -2 पुट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्योंकि 2 -1 -2 +1 -1 की पावर ऑड करेंगे तो ये माइनस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 = 7। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पार्ट ए में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि पार्ट ए के लिए आपको 20 से 25 मिनट टाइम जरूर बचाना है, और एक रीडिंग जरूर मारना है हर क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स आपको 1 मिनट में मिल जा रहे हैं। यहाँ पे 30 सेकंड लगा, कितना सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगे, तो 30 सेकंड में आपको 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं। इसलिए 20 से 25 मिनट लास्ट में हो सकता है, सबका अलग स्ट्रेटजी होती है, आप सेक्शन ए लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो आपको टाइम बचा के रखना है 20 से 25 मिनट, हर एक क्वेश्चन को एक रीडिंग मार देना। जैसे अब इस क्वेश्चन को आप रीडिंग नहीं मानते, मान ले, तो क्या होता है, 30 सेकंड में बनने वाला 2 मार्क्स का है, तो एक रीडिंग मारने से फ़ायदा क्या हो गया, 30 सेकंड में आपको 2 मार्क्स गेन हो गए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है ये दोनों लाइन के बीच, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए एंड बी इन द फिगर, ए और बी लाइन है, तो ये क्या है, ऐसे लाइन है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा ऑरिजिन से इसके बीच, वही शॉर्टेज डिस्टेंस देगा। तो ये ऑरिजिन है, 0 0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के, जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं, 9 10th में भी रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये निकाल के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ इसको, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 0 है। तो इस लाइन का इक्वेशन आप निकालो, y - y1, y + 2, y1 - y2 ले लेते हैं, तो -2 - 0, x1 - x2, x2 - x1, तो 0 - 2, x y - y2 किए तो ये x - x1 करेंगे तो 2 होगा, ये से ये कट गया, तो y = क्या हो गया, x - 4। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ax + bx + c में कोई a1 a2 पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाता है, a1 + b b1 + c मॉडलस √a x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये होता है। तो ये लाइन है, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y - y1
एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ लाइन का इक्वेशन सही है कि नहीं। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -2 है, तो y माइनस वाई वन, वाई प्लस टू, एक्स माइनस वाई वन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी तो यहाँ तो 0 होगा ना, y माइनस वाई वन नहीं है तो एक्स माइनस एक्स वन, तो इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या आ गया, ये 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 मॉडुलस अपॉन √1 + 1, क्या आ गया, 2/√2 का वैल्यू √2 आएगा। तो ये फार्मूला से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही इस दोनों लाइन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, अदरवाइज बिग होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो क्वेश्चन है पढ़िए, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन ए कॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ एट ए कांस्टेंट। आप सेक्शन ए में इंग्लिश प्रेफर नहीं कर रहे तो अब हिंदी वाले जो होंगे क्वेश्चन दोनों में रहता है तो वो वाला पढ़ ले सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करके लैंग्वेज ऑनलाइन में सेक्शन ए को हिंदी वाले लैंग्वेज पढ़ के इजली कर सकते हैं। वाटर इज बीइंग फिल्ड इन ए कॉन फ्रॉम द टॉप एट ए कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रेट। ठीक है, एक कोन में पानी को भरा जा रहा है वॉल्यूमेट्रिक रेट से, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, लाइक ऐसे कोई कोन है, ठीक है, इसको भरा जा रहा है, ऐसे पानी भरा जा रहा है ऊपर से डाल के, तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट, जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा ना ऊपर पानी भरते जाएंगे तो कितना रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है डिपेंड ऑन एपेक्स एंगल ऑफ कॉन, एपेक्स एंगल मतलब ये जो कौन ये एंगल है ये इस पर डिपेंड करेगा, ये बड़ा कर देंगे तो कम हो जाएगा रेट, ऐसा क्या होगा देखते हैं। इंक्रीज एज वॉल्यूम क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक रेट, इंक्रीज एज स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक रेट। देखिए पानी जो भरेगा वॉल्यूमेट्रिक रेट क्या है इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड टाइम पे डिपेंड करेगा क्या, मान लिया हम इसका एंगल को बड़ा कर दें और सेम टाइम से उस पर डिपेंड करेगा, एक छोटा एंगल पे भरे और एक बड़ा एंगल वाले पे भरे तो सेम टाइम में सेम हाइट अचीव करेगा, नहीं करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, कितना इसका एंगल लिए है, अगर बड़ा कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हाइट बढ़ने का, तो ये अपेक्स एंगल पे डिपेंड करेगा। तो ये बस सिंपल सा रीजन वाले लॉजिकल क्वेश्चन से, डिपेंड ऑन द अपेक्स एंगल ऑफ ए कोन, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखिए जैसे इसको आप रीड करते हो तो अगर एक बार में आपका माइंड काम कर गया कैसे ये क्या हो रहा है, अगर हो जा रहा है तो इसको आपको अटैम्प्ट लेना चाहिए। जैसे पढ़ते हैं, द गिवन टेबल्स शो द नंबर ऑफ एक्टिव एंड रिकवर्ड केसेज ऑफ ए सर्टेन डिजीज। ठीक है, टेबल में दिया हुआ एक्टिव केस कोविड जैसे हो रहा था तो किसी को पॉजिटिव हो रहा है और रिकवर्ड हो जा रहा है, नहीं ठीक हो जा रहा है, तो ये चीज़ें दिया हुआ है, एक्टिव केसेज और रिकवर्ड केसेज का टेबल दिया हुआ है और डे भी दिया हुआ है, इतने दिन के बाद इतना हो रहा है। एज्यूमिंग दैट द लीनियर ट्रेंड फ्रॉम द बोथ कंटिन्यूज, लीनियर ट्रेंड है मतलब जो बढ़ने का रेशियो है सेम है, जैसे ये देख सकते हैं ट्रेंड सेम है, विच डे विल रिकवर्ड केसेज बीट्वीज दैट ऑफ द एक्टिव केसेज। ये जैसे ये क्या हो रहा है, 990 था फर्स्ट डे, 0 डे में स्टार्ट हुआ था और रिकवर हो गया, फिर एक दिन के बाद 1000 हुआ, फिर 800 रिकवर, फिर इतना, फिर इतना, 7 दिन के बाद इतना एक्टिव केस, इतना रिकवर, धीरे धीरे क्या हो रहा है देख रहे हो कि रिकवर्ड केसेस बढ़ते जा रहा है ज़्यादा और एक्टिव केस के रेशियो में बढ़ते जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितने दिन बाद जो एक्टिव केसेज है उसके डबल हो जाएंगे रिकवर्ड केसेज। ठीक है, तो 10 दिन में तो ये सिचुएशन है, डबल होना है, यानी देखो 1090 प्लस क्या होगा, ये 30 के रेशियो से बढ़ेंगे ना, 30 बढ़ रहा है, 3 दिन में 30 बढ़ रहा है, देख सकते हो आप, एक के चौथा दिन में एक ये हो गया, 7 डे बाद 4 से 7 डे के बाद 30 बढ़ गया, 10 डे के बाद 30 बढ़ गया, उसी तरह रिकवर्ड में देखो कि 120 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये 30x होगा, 30x मान लिया एक दिन में इसका डबल वैल्यू इसके बराबर हो जा रहा है 1160। देखिए मेरा मतलब है कि
30 बढ़ेगा एक दिन में, ठीक है, 30 बढ़ेगा एक दिन में, ये जो है 3 दिन के बाद 30 बढ़ेगा, तो एक मल्टीपल 30 का मल्टीपल हो रहा है, 30 बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है, 120x बढ़ रहा है, 120 बढ़ रहा है 3 दिन में, 120 बढ़ रहा है, ये 3 दिन में 30 बढ़ रहा है, तो 30 के मल्टीपल से हो रहा है, यानी ये उतना दिन में इतना होगा, सपोज एक्स डे में, तो ये कितना होगा, इसके डबल हो जाएगा, ये लेके चलते हैं, तो एक्स का वैल्यू होगा, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2180 प्लस 60x प्लस 1160 120x, 60x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 0 2 10, एक, ये जो है 1090 के बाद 3 दिन के बाद 30 बढ़ेगा, 6 दिन के बाद 60 बढ़ेगा, इसी तरह से ये 3 दिन के बाद 120 बढ़ेगा, तो डबल कब होगा ये निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे कि 1090 प्लस 30x में सही किया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके पहले, ठीक है। ए 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब हैविंग इनर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर, the water is then poured into cylindrical bucket having inner base area of 200 centimeter square, तो what will be approximate height of water in the bucket। क्या कर रहा है कि एक ट्यूब है, जो कि मान लीजिए इस टाइप का ट्यूब है, 7 मीटर का लॉन्ग है, और इसका इनर डायमीटर जो है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, भरा हुआ है। अब इससे पानी को क्या किया जा रहा है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट में भरा जा रहा है, मान लिया ये है, इसमें भरा जा रहा है, तो ये 10th में हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि इसका जो बेस एरिया है, जो नीचे सर्किल होता है, सिलिंड्रिकल ऐसे होता है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इतना जितने इसमें जितना पानी इसको इसमें भर दिया जाए तो कितने हाइट तक जाएगा, तो इसका क्या वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम इक्वल होगा, इतना ही पानी इसमें भर रहा है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम कवर करेगा इसका, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 22 पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई 22/7, आर कितना होगा 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस होगा, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 7 है, इज इक्वल टू कितना, इसका जो एरिया है इंटू हाइट वही वॉल्यूम होगा, 200 सेंटीमीटर इंटू एच, ठीक है। तो 7 मीटर लॉन्ग, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारे सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में, तो 7 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 से 7 ये कट गया, 0 से 0 ये कट गया, तो कितना बचा 11, तो एच कितना है 11, तो 11 मीटर हाइट तक ये पानी इसमें जाएगा, तो 11 जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्लास देयर इज वन पेंसिल फॉर एवरी 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्लास है जिसमें हर एक स्टूडेंट के लिए एक 2 स्टूडेंट पे एक पेंसिल है, 1 इरेजर फॉर 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट पे एक इरेजर है, 4 स्टूडेंट पे एक रूलर है, इफ द टोटल नंबर ऑफ दीज स्टेशनरी आइटम्स रिक्वायर्ड इज 65, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट पे एक पेंसिल है, मान ली टोटल x स्टूडेंट होंगे,
तो कितने पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, x/2 है ना, इतने पेंसिल होंगे। एक्स स्टूडेंट 3 इरेजर हैं, सॉरी एक इरेजर है 3 स्टूडेंट पे, तो कितने इरेजर होंगे x/3, और कितने 1 रूलर पे स्केल पे 4 स्टूडेंट है तो x/4 रूलर होंगे टोटल। इतना से काम बन जाएगा, तो इतने ही आइटम्स होंगे और इतना टोटल आइटम्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 65 दिया। तो सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो करते हैं इसको सॉल्व, कितना होगा 6x प्लस 4x, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 65 इंटू 12, ठीक है, कितना हो गया 7 13x प्लस 65 इंटू 12, 5 हो गया, x इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट होंगे टोटल। सिंपली बन गया क्वेश्चन। बस पढ़ने में थोड़ा सा आपको कूल माइंड से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझ में आ गया उसके बाद आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है, टाइम देके फंसना नहीं है आपको किसी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज, सॉरी द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज, ऑप्शन बोल रहा है कि डिवाइड होगा n से, n+1 से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो अब बस फर्स्ट n इवन नंबर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट n इवन नंबर क्या होगा, 2 + 4 + 6 ... प्लस 2n होगा। तो 2 कॉमन लेंगे, 1 + 2 + 3 .. n, तो 2 इसको कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो इसका सम फर्स्ट n इवन नंबर का सम कितना हो गया, n × n+1, तो ये किससे डिवाइड होगा, n से भी डिवाइड होगा, n+1 से भी डिवाइड होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 2 वेराइटीज A and B ऑफ राइस कोस्ट 30 रुपीज़ 90, दो वैरायटी के चावल हैं, राइस हैं, तो एक 30 रुपीज़ का, एक 90 रुपीज़ का है। ठीक है, महंगा होता है सस्ता होता है। वेयर एज 2 वेराइटी C and D ऑफ पल्सेज 100 and 120 per kg रिस्पेक्टिवली, इफ एट लीस्ट 1 kg ईच ऑफ A and B एंड एट लीस्ट हाफ a kg ऑफ C and D हैव टू परचेज्ड। क्या करना है कि ये कम से कम 1 kg तो लेना ही लेना है A और B दोनों क्वालिटी के वैराइटीज़ के राइस को, और कम से कम हाफ kg लेना ही लेना है C and D वेराइटीज़ के पल्स को। देन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ए टोटल ऑफ 5 kg ऑफ दिस प्रोविजन आर रिस्पेक्टिवली, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, 5 kg लेना है टोटल। तो देखो A है, B है, C है, D है, तो ये तो ये लेना ही है, 1 kg इसका भी लेना है और इसका हाफ लेना है, इसका हाफ लेना है। तो ये है आपका A जो है 30 रुपीज़ है पर kg, 90 है, 100 है, 120 है। ठीक है, 5 kg टोटल लेना है। अभी इतना लेने का मिनिमम इतना लेना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 3 kg हो गया, तो 2 kg और ऐड करना है। तो मिनिमम बनाने के लिए 2 kg कौन सा ऐड करें कि मिनिमम कॉस्ट पड़े और 5 kg भी हो जाए। तो सबसे सस्ता कौन है, ये है 30 वाला, इसको 2 + 2 कर देते हैं, यानी 3, अब कितना हो गया ओवरऑल 5 kg हो गया, और मिनिमम कॉस्ट इसी से बनेगा क्योंकि सस्ता वाला सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो कितना हो गया 3 kg × 30 हो गया, प्लस 90 प्लस ये 100 रुपये पर kg, हाफ kg का कितना 50, प्लस 120 हाफ kg का 60, ऐड कर दो कितना हो गया 90 90 180, 230 और 270, सॉरी 290, 110 200 और 90 290, तो 290 इतना ही से आपका काम बन गया। नेक्स्ट आगे मैक्सिमम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, 290 एक ही ऑप्शन में है, तो 3 करेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से आप 3 मार के आगे बढ़ सकते हो, बट मैं मैक्सिमम भी निकाल देता हूँ। मैक्सिमम के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ये तो 3 kg लेना ही है। मैक्सिमम कॉस्ट कब कब होगा, जब सबसे महंगा वाला को हम लोग बढ़ा दे 2 kg जो रिक्वायरमेंट है 5 kg कंप्लीट करने के लिए, तो इसको क्या कर दें प्लस 2 kg कर दे, तो कितना हो गया 30 हो गया, प्लस 90 हो गया, प्लस 50 हो गया, प्लस 2.5 हो गया ना, तो कितना हो गया 2 kg का 240, 240 + 60 300 हो गया। ठीक है, तो अब ऐड कर दो सबको, 120 420 470 आ गया मैक्सिमम। तो देखो मैच भी कर रहा है, यानी
वेरीफाई भी हो गया कि 3 ऑप्शन ही करेक्ट होगा।